गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम आपको बचत और विनियोग के बारे में पूरी तरह से क्लियर कर दिए थे। आज हम क्लियर करेंगे बचत और विनियोग करने के साधन कौन कौन से हैं, जिसमें हम पहला साधन आज क्लियर करेंगे, क्योंकि पहले साधन में थोड़ा सा बहुत इसके टाइप्स हैं, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? तो आज हम ओनली बैंक को देखते हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं और बैंक से किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आपको यहीं पे क्लियर कर देंगे, और जितना पॉइंट्स आपको दिए हैं आप याद कर लेंगे तो बैंक से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। समझ रहे हो ना? और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस पढ़ेंगे, उसके अलावा भी जितने विनियोग के साधन हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। कल हमारा जो ये चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगले हफ्ते में जब हम लाइव आएंगे तो आपको उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 125 की सीरीज को लेकर कराएंगे। 2 सीरीज बनता है तो उसको दोनों सीरीज को हम कर लेंगे, ताकि इससे कितने भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कहीं से आपका गलत ना हो। कितने लेसन से हमको क्वेश्चन करना है? बजट से हम लेंगे, बजट करेंगे, आय को करेंगे, व्यय को करेंगे, बचत करेंगे, विनियोग करेंगे, उसके साधन को करेंगे। जब इतना हम कर लेंगे उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जैसे बैंक को ही ले लीजिए, तो बैंक से ही इसके इंट्रो से 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2 क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि बैंक सरकारी है कि अर्ध सरकारी है, कि दोनों है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो बैंक है यह दोनों है, सरकारी भी है और अर्ध सरकारी है। ये समझ लीजिए कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। जहाँ पे 51% की हिस्सेदारी सरकार की जिस बैंकों में होती है उसे हम सरकारी बैंक के अंतर्गत रखते हैं, और जहाँ 51% से कम की हिस्सेदारी होती है उस बैंक को हम अर्ध सरकारी की श्रेणी में रखते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि यह सरकारी है कि अर्ध सरकारी है। समझ रहे हो ना? क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा कि अर्ध सरकारी है। तो ये दोनों को समझिएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन आपको और मिलता है यहाँ कि जो ये बैंको है यह किस शब्द से बना हुआ है। ठीक, तो आप समझिए कि बैंक की जो उत्पत्ति है इटालियन शब्द बैंको से हुई है। ठीक ना? इस बैंकों का अर्थ क्या होता है? बेंचों पर बैठकर मुद्रा का आदान प्रदान करना। ठीक ना? बदलना, मुद्रा बदलना का मतलब कि मुद्रा का आदान प्रदान करना। जबकि कुछ विद्वान इसे मानते नहीं हैं। कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि जो बैंक है यह एक जर्मन शब्द है। बैंक क्या है? एक जर्मन शब्द है। किससे बना है? ये जर्मन शब्द से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है? संयुक्त कोष का निर्माण करना। ठीक ना? दोनों चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों चीज अगर हमें क्लियर है तो हम किसी को कोई भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है ना? फिर बाद में यही बैंक को बैंक बन गया। बैंक जो हमारा है वर्तमान में किस शब्द से जाना जाने लगा? बैंक के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। एनी डाउट? चलिए आगे देखते हैं कि बैंक जो है हमें कितनी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। समझ रहे हो? पहले तो ये समझ लीजिए कि बैंक ही है जो हमारे विनियोग का एक माध्यम है, और हमें ये क्या करता है? हमारे पैसे को सेफ रखता है, सेफ भी रखता है, उस पर ब्याज भी देता है। आई बात समझ में? अब क्या इसमें कौन कौन सी सुविधाएं देता है ये बैंक? हमें बचत खाता देता है, ये आवर्ती खाता देता है, चालू खाता देता है, निश्चित अवधि जमा खाता देता है जहाँ फिक्स्ड हम डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट देता है, रोकड़ सर्टिफिकेट देता है ये मुझे। और बैंक क्या करते हैं? चेक प्रदान करते हैं। जो आप क्या करते हो, कहीं भी रहो, आपको पैसे की जरूरत है, किसी को भर के दे दो, वो लाके आपको दे देगा। ये सारी सुविधाएं हमको कौन प्रदान कर रहा है? ये बैंक प्रदान कर रहा है। आई बात समझ में? हमें क्या करता है? ये मुझे सेफ डिपॉजिट का भी ये देता है। सब हम आगे पढ़ेंगे। अब बस इसलिए यहाँ हम डाल दिए हैं कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी सुविधाएं हैं और बैंक की कौन सुविधाएं हैं, तो आप यहीं पे इसको याद कर लो। बैंक में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। हम कितना भी समझा देंगे, बस अंदर की चीजों को समझा देंगे, लेकिन इसकी सुविधाओं को, इसके पॉइंट्स को आपको याद करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में?
एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा भी ये प्रदान करता है। देखो बैंक ही है ना, एटीएम मुझे दे देता है, बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता, जब जरूरत पड़ती है हम निकाल लेते हैं। हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है, उसका भी एक लिमिट देता है कि आप उससे ले लो, कोई भी सामान लेना है ले लो, हर मंथ आपका पैसा अकाउंट से कट जाएगा। आपको क्या हो जाता है, आपको एक वस्तु तैयार मिल जाती है। तो ये सारी सुविधाएं क्या है, ये हमें बैंक प्रदान करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। आप देखते हैं कि ये बैंक जो है ये कितने प्रकार का होता है, समझ रहे हो ना। कल एक कोई कमेंट किया था कि जो राष्ट्रीय बचत पत्र है उस पर ब्याज कितना मिलता है, कल मेरे नहीं बता पाए थे, तो 8% देख लीजिएगा। हम सबके कमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, सबके कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं, ठीक ना, समझ रहे हो ना। सबके कमेंट को हम रिप्लाई करते हैं। एक गजेंद्र नाम से जो कमेंट आता है बहुत ही अच्छा कमेंट होता है, उनको बहुत बहुत थैंक्स। और ये समझ लीजिए कि जितने भी आपके डाउट हैं, अब गजेंद्र के नाम से कौन है ये तो लाइव आने पे पता चलेगा, लेकिन कल के वो कमेंट में नहीं है, यानी हो सकता है कहीं घूमने गए हों, जो भी है। हम सबके कमेंट को ध्यान में रखते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, जिसका सिलेक्शन हो भी गया है, वह भी मेरी वीडियो को आज भी देख रहे हैं, आज भी कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि एक सिलेक्शन होने के बाद भी वो मुझे भूले नहीं हैं। और आई होप कि आप लोगों का भी 100% सिलेक्शन होगा। मेरे साथ आप रहिए। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर मेरे साथ आप रहते हो तो आपको अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी आपके पास समस्याएं हैं। कोई टीजीटी का बैच लेके पढ़ रहा है, तो कोई पीजीटी का बैच लेके पढ़ रहा है, कोई एलटी का बैच लेके पढ़ रहा है। तीनों बैच पर पैसा वेस्ट कर रहा है अपना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक ही बैच आपको लेना है, एक बैच आप लेंगे जिसमें से आपका तीनों सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। आप सिलेबस लिखे रहिएगा, एक एक चीज को क्लियर कराएंगे और एक ही नोट्स को पढ़ेंगे तो तीनों सिलेक्शन अपने आप तीनों सिलेक्शन के लायक हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, तीनों सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, चाहे टीजीटी का चाहोगे तो, या पीजीटी का, या एलटी का। समझ रहे हो ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन आप देखा करिए, वीडियो को देखा करिए, जितने क्वेश्चन आंसर कराते हैं उसको देखा करिए। अभी तो हम लाइव आएंगे तो जितना आप क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम करा देंगे, पूरे कॉन्सेप्ट बेस पे कराएंगे। समझ रहे हो ना। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा इसके बैंक के अंतर्गत क्या है। आज बैंक को पूरी तरह से आप क्लियर कर लीजिए कि बैंक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। क्लियर है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट की बात करते हैं, चालू खाता की बात करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से कि यह किसके लिए उपयुक्त है और किसके लिए अनुपयुक्त है। तो यह जो हमारा चालू खाता है यह व्यापारियों के लिए उपयुक्त होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास ढेर सारे पैसे जब आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि घर में रखना सेफ नहीं रहेगा, लाओ हम इसको बैंक में डाल देते हैं, फिर मुझे कल जरूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगे। इसमें यह भी सुविधा रहती है कि जब चाहे आप जमा करो और जब चाहे आप निकाल लो, कोई इसके लिए बॉन्ड नहीं रहता है। समझ रहे हो ना, कोई इसके लिए बॉन्ड नहीं है, आप जब चाहो जमा करो, जब चाहे निकाल लो, ये भी सुविधा देता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा अकाउंट है जिसमें ब्याज नहीं मिलता है, ठीक ना। तो आपका करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है, चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता है। यह किसके लिए अनुपयुक्त होता है, तो एक परिवार के लिए भी अनुपयुक्त होता है, एक गृहिणी के लिए भी अनुपयुक्त होता है। क्यों अनुपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें ब्याज नहीं मिलता है। वो अपने पैसे को विनियोग क्यों करेगी जब ब्याज ही उसको नहीं मिलेगा। ये तो एक रखने का स्थान है, जो व्यापारी वक्त पैसा रखे कि चोर हमारा पैसा ना चुरा ले जाए। नेक्स्ट आपका है बचत खाता, सेविंग अकाउंट की बात हम कर लेते हैं, जो हमारा बैंक सुविधा दे रहा है। इसमें जो है जब आप खाता खोलने जाओगे तो कम से कम आपके पास 500 रुपया होना चाहिए। समझ रहे हो, खाता खोलने के लिए एक उसके पास होना चाहिए। बचत खाते में जो जमा राशि होती है, ये समझ लो कि तो मान लीजिए बुक में आपका दिया है 3 से 8% तक ब्याज आपका मिलता रहता है। जितना आप डालोगे इसमें, आप रकम डालोगे उस हिसाब से 3 से 8% तक ब्याज मिलता है।
इसके बीच में 4% है तो हम इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो लगभग की हम बात करते हैं कि लगभग इतना हमें ब्याज, क्योंकि ये जो सेविंग अकाउंट होता है ये भी कई टाइप्स का होता है, जिस टाइप का होता है वैसा उसको ब्याज मिलता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ ब्याज से क्वेश्चन नहीं आता। आई बात समझ में? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सप्ताह में सिर्फ 2 ही बार हम अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसमें क्या करता है, ये जो बैंक है हमें लॉकर की सुविधा देता है, आप अपने जितने ज्वेलरी है उसको भी वहां आप रख सकते हो। आपको डेबिट कार्ड देता है कि जहां से मन करे आपको जहां सुविधा हो वहां से आप पैसा निकाल सकते हो। क्लियर है? एनी डाउट? ये जब खाता खोलने जाओगे ना तो या तो इसको ज्वाइंट खाता भी खोल सकते हो या आपका पर्सनल का अकाउंट भी हो सकता है। क्लियर है? एनी डाउट? इससे ज्यादा समझने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है आपको। नेक्स्ट है आपका फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे जो होता है एफडी है, कभी कभी ये फिक्स डिपॉजिट क्या होता है आपको बोल देगा एफडी। एफडी इसको भी ध्यान रखा करिए कि जो हमारा एफ है और डी है, फिर एफडी के नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसमें देखते हैं कि क्या किया जाता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के खाते में क्या होता है, एक अवधि फिक्स होती है, कम से कम 3 महीना, ठीक ना। 3 महीने के लिए अपना कोई जाए गए पैसा फिक्स कर दिए, आपको एक प्रपत्र मिल गया, 3 महीने बाद आप उसको चाहोगे तो आप भुना सकते हो, ले सकते हो, ठीक ना। और इसके 10 वर्ष के लिए भी हो सकता है। ये सबसे ध्यान रखिएगा कि ये जो अन्य जितने खाते आप पढ़ोगे सबसे अधिक ब्याज इस पर मिलता है, ठीक ना। आप देखो कि अन्य खातों की अपेक्षा ब्याज दर इस पर अधिक मिलती है। क्लियर है ना। और ये हमारा जो क्या होता है आप फिक्स कर देते हो, उसी पर आपका ये प्रपत्र आपको मिल जाता है। जब ये अवधि पूरी हो जाती है तो आप जाते हो ले, उसके बीच में अगर आपको जरूरत है तो आपका नुकसान होता है, ठीक ना। उतना ब्याज नहीं मिल पाएगा ना, अभी इसके लिए फिक्स कर दिए हो ना, इसको करके भूल जाओ कि मुझे हमें 10 साल के लिए हम फिक्स कर दिए, 10 साल बाद ही जाओ तो आपको ब्याज जितना है वो सबसे अधिक ब्याज इस पर मिलता है। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट आपका है गृह बचत खाता। ये ध्यान दीजिएगा कि यह जो हमारे जो खाता है, यह क्वेश्चन बनता है कि गृहिणियों के मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए कौन सी सुविधा बैंक प्रदान करता है। तो गृहिणी मितव्ययी बने, वो अपना कुछ पैसा चुरा के जो रखती है वो जाके बाहर तो जमा नहीं, ये घर में जो पहले के लोग थे वो बाहर नहीं निकलते थे, पैसा घर में इकट्ठा करके रखते थे, संचय करते थे। क्या करते थे? संचय करते थे, वो अपना विनियोग नहीं कर पाते थे। आई बात समझ में? उसके लिए बैंक क्या किया कि एक अपने कर्मचारी को एक डिब्बा दे देता है, उसमें अपना लॉकर लगा के, और वो डिब्बा ले जाता है गृहिणी के पास, बैंक कर्मी, और जिसके उसके पास जितना पैसा बचा होता है वह उसमें डाल देती है। और फिर वो जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, जब वो चाहती है तो उस पर वह ब्याज जोड़ के जितना पैसा रहता है वो दे देता है गृहिणी को, ठीक ना। तो यह गृहिणी की मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए बैंक ये सुविधा प्रदान करता है। क्लियर है? एनी डाउट? ये लिखा भी होगा। यह किसके लिए है? यह गृहिणियों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद होता है। बैंक कर्मी देखो, अभी हम कहें या सब एक फिक्स कर लेता है वो बैंक कर्मी कि हम हफ्ते में आएंगे कि सप्ताह में आएंगे, सप्ताह में आएंगे कि महीने के लास्ट में आएंगे, समझ रहे हो ना। तो या तो सप्ताह में आकर पैसा लेता है या बैंक के महीने के लास्ट में जाके लेता है, और जब वो ले जाके दे देता है और अपना ताला लगा कर देता है। यह क्या करती है, यह जो सुविधा होती है गृहिणी को बचत करने की आदत डालती है। आई बात समझ में? क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट? थैंक यू। नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं कि ये क्या आ गया, ठीक ना। रिकरिंग आ गया, रिकरिंग डिपॉजिट आ गया, आवर्ती जमा खाता, इसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती जमा खाता भी कहते हैं और सावधि जमा खाता भी कहते हैं, ठीक ना। इसीलिए दोनों हम डाल दिए हैं। इसमें अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, मिलता है, आरडी करके पूछेगा, ठीक ना। आरडी क्या है? ठीक, अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक निश्चित धनराशि निश्चित समय तक जमा कराई जाती है, जैसे 2 साल ले लो, 4 साल ले लो, जो भी आपके अवधि के पर डिपेंड करता है कि अवधि पर एक जमा कराई जाती है।
छोटी छोटी रकम आप 500 जमा करते हो, 1000 जमा करते हो, लेकिन एक डेट फिक्स रहती है कि आपको 30 तारीख तक जमा कर देना है, 20 तारीख तक जमा कर देना है। अगर उसके बाद आप नहीं ले जाते हो पैसा जमा करने ना, तो आपका पेनाल्टी देना पड़ता है, आपको पेनाल्टी देना पड़ता है, समझ रहे हो। तो छोटी छोटी रकम हमारी क्या हो जाती है, इकट्ठा होकर एक बड़ी रकम तैयार हो जाती है। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मूलधन जमा करोगे ना, वो ज्यों कहते हो चाहोगे तो पड़ा रहेगा, उससे आप क्या ले सकते हो, आप उसके ब्याज को निकाल सकते हो। क्लियर है? एनी डाउट? इसमें ब्याज दर अवधि के अनुरूप बढ़ती है, जितने अभी बताया ना कि आपकी इच्छा पर डिपेंड है। एक आप फिक्स कर लिए हो कि हम 5 साल के लिए कर लिए हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, पेंशन प्रावधान योजना। ये भी देखिए एक योजना है, चलाई गई है, ठीक ना। ये भी बैंक ही के थ्रू किया जा रहा है, जितना भी पढ़ रहे हो बैंक के थ्रू पढ़ रहे हो, ठीक ना, बैंक के थ्रू देख रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होते हैं रिटायर जो लोग हो जाते हैं, जिसको पेंशन मान लीजिए नहीं मिलती है, उसके अकाउंट से जितना आप चाहोगे कटवाते रहोगे, या नहीं अकाउंट है कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप ले जाके वहाँ पे क्या करोगे, जमा करते रहोगे, वो खाते में उतना देते रहोगे। अब एक आपका जो हो जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएंगे, हर माह देखिए, हर माह कुछ भाग जमा होता रहता है, और सेवानिवृत्ति के बाद एक पेंशन के रूप में आपको मिलने लगता है। क्लियर है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, पहले तो इसे यही क्वेश्चन बनता है कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो याद कर लीजिएगा 28 अगस्त 2014 को हुआ था। क्लियर है? यह एक राष्ट्रीय मिशन है, नगद प्रमाण पत्र योजना है, बच्चे चाहे वयस्क कोई भी इसे खुलवा सकता है। ये सबको पता होगा, सब इस समय चला, आप देखे हो कि सब लोग इसको जान रहे हो, छोटा बच्चा भी जान रहा है, वयस्क भी जान रहे हैं, ठीक ना। तो इसे क्वेश्चन बस आपका यही ज्यादा फोकस करना है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी परिवारों को बैंकिंग, सबके पास एक बैंक हो, सबके पास अकाउंट हो, ठीक ना। ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा गरीब परिवार होता है, उसके पास कोई सेविंग नहीं होती, उसके लिए ये योजना चलाई गई है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा देखिए दिया भी गया है, ये सब लोग जान रहे हो। नेक्स्ट आपका है, बैंक में प्रयोग होने वाले चेक। चेक से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सा सुरक्षित चेक होता है और कौन सबसे असुरक्षित चेक होता है। यहाँ से कई बार देखते हो, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रयोग होने वाले जो चेक है, पहला है आपका क्या है, बैरियर चेक है, वाहक चेक है। यहाँ पे क्या होता है, चेक धारक खुद जाकर अपना डिटेल देकर पैसा प्राप्त करता है, यहाँ पे ये सुविधा रहती है। यह सबसे क्या होता है, असुरक्षित चेक होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। और इस पर वाहक लिखा होता है, और वाहक की जगह जो ऑर्डर चेक है, इसी वाहक के जगह पे आपको आदेशित चेक लिखा रहता, ऑर्डर चेक लिखा रहता है, यही दोनों में अंतर रहता है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा। ये देखो हम ये भी आपको यहाँ पे देखिए, और बैरियर है, ऑर्डर और बैरियर देख लीजिए, यहीं पे बस अंतर है, यहाँ बैरियर लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, बस यही डिफरेंस होता है चेक में, ठीक। नेक्स्ट आपका है रेखांकित चेक। रेखांकित चेक जो होता है, यह सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सबसे सर्वाधिक या सबसे ज्यादा सुरक्षित चेक होता है, जिस चेक में लिखी राशि का नगद भुगतान करके व्यक्ति के ही, जिसके नाम से अकाउंट होता है, उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देख रहे हो ना, भुगतान करके व्यक्ति के अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जाती है या ट्रांसफर हो जाता है, ये इसीलिए सुरक्षित है। समझ रहे हो, कोई भी अपना पैसा दूसरे के खाता में सेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में? वो जिसके चाहे आप चाहोगे उसी के खाता में करोगे ना। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको सुरक्षित माना जाता है, ठीक। आप देखो यही रेखांकित चेक होता है, क्लियर है ना। यह भी दो प्रकार का होता है, एक सरल होता है और एक क्या होता है, विशेष रेखांकन होता है, एक यात्री चेक होता है। यात्री चेक वो चेक होता है जो मान लीजिए कहीं हमको जाना है और पैसा लेकर जाना, वहाँ मतलब कि क्या है, रिस्क है। तो ये जो आप चेक लेकर जाते हैं, और जब आपकी यात्रा पूरी हो जाती है तो क्या होता है, वो वहीं पे दे देता है, आपका वह पैसा की जरूरत नहीं होती है, उसके अकाउंट में चला जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है।
यहाँ देखिए 2 लिखा गया है, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ओके, क्लियर है ना? यही था ना, सरल, विशेष और यात्री चेक। क्लियर है? देखो यहाँ पे दिया भी है कि किसी भी काम के लिए आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो नगद रुपए ले जाने में जहाँ असुविधा होती है वहाँ क्या हम यूज करते हैं? यात्री चेक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है उपहार चेक। ये बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगता है। उपहार चेक होता है, ये क्या होता है? शादी विवाह में किसी को गिफ्ट देना होता है तो आप क्या करते हो? इस पे राशि लिख करके और उसे पकड़ा देते हो। तो ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। देखो मिलता ही है, कोई 21 रुपए का मिलेगा, 51 का मिलेगा, 101 का मिलेगा, 501 का मिलेगा। तो इसी को हम गिफ्ट चेक के नाम से जानते हैं। ठीक ना, कि पैसा ना देकर इसको दे दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा देने में। देखो लिखा भी है कि यह देखने में आकर्षक लगता है। कोई भी कार्यक्रम में कहीं जाते हो, उपहार देने के लिए इस प्रकार के चेक का प्रयोग कर लेते हो। क्लियर है ना? नेक्स्ट आपका है अतिरिक्त चेक। इसको भी समझ लीजिए कि ये क्या होता है। अब इसमें एक राशि लिखी रहती है, ये ध्यान रखिएगा कि सीमित राशि, आप इससे ज्यादा आप निकाल नहीं सकते। उसमें एक लिमिट होती है, जितना राशि लिखी रहेगी उतना ही आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सीमित राशि चेक कहते हैं। देखो लिखा भी है कि इसके ऊपर धनराशि की एक सीमा लिखी रहती है, इसके अंदर ही आप राशि निकाल सकते हो। ठीक ना? अगर 10,000 20,000 लिख गया है तो आप 21,000 नहीं निकाल पाओगे, आप 19,000 ही निकाल पाओगे, 20,000 ही निकाल पाओगे। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको सीमित कहते हैं। ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक की तो सब लोग जान रहे हो, देखते हो कि मान लो ब्लैंक चेक आपको ना ऐसे कोई दिया हो तो मूवी वगैरह में देखते हैं, लो ये चेक ले लो, जितना चाहिए अमाउंट भर लो, देखते हो ना, वही ये चेक है। आई बात समझ में? तो ब्लैंक चेक कोई मुझे भी दे दे कि भर के ले लो तो क्या है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि तो इसमें अपने मर्जी से अकाउंट में अमाउंट डाल देना है। आई बात समझ में? तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोरा चेक कहते हैं। देखो ये पूरी तरह से ब्लैंक रहता है। ये होता है पूर्व तिथि चेक। क्या होता है? इस चेक में से पहले की तारीख लिखी होती है, और जैसे कि इसमें एक तारीख लिख दी होती है कि आज की जो है इसके पहले की तारीख लिख दी होती है, और इसमें क्या करता है बैंक 6 महीने तक उस राशि का भुगतान कर सकता है, जितना आप अमाउंट उसमें भर के रखे हो। क्लियर है? बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आता। सुरक्षित और असुरक्षित चेक से आता है। रेखांकित चेक क्या है, यही सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन दिखाई देगा। बहुत ज्यादा इसको फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा कि कौन सा चेक किसके अंतर्गत आता है, इसमें क्या होता है, इतना तो आप याद ही कर लोगे। फिर उत्तर तिथि, अब देखिए यहाँ पे पूर्व है, पहले की है। अब उत्तर तिथि इस चेक पर क्या होती है? ठीक उसका उल्टा है, आने वाली तारीख लिखी रहती है। ठीक ना? आने वाली तारीख मेंशन रहती है कि अभी नहीं आप निकाल पाओगे, इसी तारीख को आप निकाल पाओगे। क्लियर है ना? आने उसका भुगतान उसी तारीख के बाद, उस तारीख पर करो या उसके बाद ही कर सकते, उसके पहले आप नहीं कर सकते, उससे आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है? एनी डाउट? एक बार पढ़ लोगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? तो कल हम जो पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस को पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी विनियोग के साधन है, कल इसको कितना भी टाइम लगेगा हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना? उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। समझ पा रहे हो? कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट के थ्रू बताया करिए। ठीक? इसके अब हम क्या कल पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम अगले हफ्ते से ऐप पे भी आपसे मिलेंगे, वहां भी हम क्लास लेंगे और यहाँ भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। समझ रहे हो ना? तो हम कल क्या पढ़ेंगे? पोस्ट ऑफिस, बचत और विनियोग के जितने भी अतिरिक्त साधन है सब कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब इसको आप पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। थैंक यू।